दोस्तों फर्ज करो, भगवान ना करे कि आपको घर में एक लाइफ सेविंग इंजेक्शन की जरूरत आन पड़े और डॉक्टर ने आपको कह दिया हो कि इसकी कीमत लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास है, एक इंजेक्शन। और किसी दूसरे देश में वही इंजेक्शन, सेम कंपनी, सेम ब्रांड, सेम कंपोजिशन, आपको कुछ 18-19 हजार रुपए में मिल रहा है। आपको कैसा लगेगा? तो सवाल सिर्फ दवाई के महंगे होने का नहीं है, सवाल यह है कि सेम दवाइयां, सेम कंपोजिशन, सेम ब्रांड हमारे देश में महंगा कैसे बन जाता है। सवाल है कि क्या दवाइयां महंगी हैं या हमारे सिस्टम ने दवाइयों को महंगा बना दिया गया है। ये वीडियो में हम लोग काफी अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। बहुत कुछ अनकंफर्टेबल सुनने में लग सकता है, इसलिए मैं बात ये पहले से बता रहा हूं। ठीक है, आज इस वीडियो में हम सिर्फ फार्मा कंपनीज के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे इस सिस्टम की जिसने इस मार्केट को डिजाइन किया है और जिसमें मिडिल क्लास पिस रहा है। दोस्तों, एक मिडिल क्लास परिवार के इंडिया में ऑलमोस्ट एक सिमिलर पैटर्न की कहानी देखने को मिलती है। वो कहानी है, जैसे सिनेरियो कुछ ऐसा होता है जैसे पापा की डायबिटिक की दवाइयां या बीपी की दवाइयां, दादी की दवाइयां, घर में और किसी के घर में कोई और बीमारी अनफॉर्चुनेटली चल रही हो तो उसकी दवाइयां, किसी के घर में कैंसर का दवाइयां लगता है, किसी के घर में डायलिसिस चल रहा होता है, किसी के घर में कोई बीमारी अलग से आ जाती है, लग जाए। अब डॉक्टर तो लिख देता है कि ये दवाइयां आप लेके आ जाए, वो तो लिख के चले जाते हैं। अब आप जाते हो केमिस्ट के पास और केमिस्ट के पास जाके आप बोलते हो कि ये दवाइयां हमें चाहिए। केमिस्ट उन दवाइयों को देखता है, इसमें डॉक्टर साहब ने एक ब्रांड की दवाइयां लिख रखी है और जब वो ब्रांड की दवाइयां वो केमिस्ट आपको देता है तो उसकी एक टैबलेट लगभग आपको 1000 से 1500 रुपए की लगती है। और जब वो 1500 रुपए का एक टैबलेट लगता है तो आप चौकन्ने हो जाते हो, आप शॉक हो जाते हो। आप जब पहली बार पता चलता है तो आप सही में शॉक हो जाते हो। तो आप चुपके से, आहिस्ते से केमिस्ट से पूछते हो भाई इसका कोई जेनेरिक मेडिसिन है क्या, कोई जेनेरिक चीज होगी इसकी। तो दुकानदार जो है केमिस्ट आपको फुसफुसा के बोलता है इसका एक जेनेरिक वर्जन जिसकी कीमत लगभग 120 रुपए है। तो ये जो 7-7 गुना, 10-10 गुना एक्स्ट्रा दाम हम पे करते हैं बिना किसी बार्गेन के, हम चुपचाप पेमेंट कर देते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम हेल्थ को लेके किसी से बार्गेन करें, लेकिन ये सेम लोग होते हैं जो 2-2 या 3-3 रुपए के पेट्रोल के प्राइसेस के बढ़ जाने के ऊपर सड़कों पे आ जाते हैं। लेकिन ये 10-10 गुना, 7-7 गुना, 8-8 गुना जब प्राइसेस के दाम दवाइयों में बढ़ते हैं तो कोई कुछ नहीं कहता, चुपचाप पेमेंट कर देता है। इस वीडियो में हम सिर्फ जेनेरिक दवाइयां वर्सेस ब्रांडेड दवाइयों के बारे में ही बात नहीं करने वाले हैं, वो तो ऑब्वियस सी बात है। उसके साथ जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि ये कहानी जो है, ये जो स्टोरी है ना, ये कंट्रोल की स्टोरी है। कोई हमें कंट्रोल कर रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। चलिए इस वीडियो में डिटेल से इस सिस्टम को समझते हैं। मजे की बात पता है क्या दोस्तों? मजे की बात यह है कि इंडिया जो है वो पूरे विश्व में तीसरी सबसे बड़ी फार्मा प्रोड्यूसिंग कंट्री है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। यानी कि दुनिया भर में हम सस्ती दवाइयां बेचते हैं, लेकिन अपने देश में लोगों को इतने ज्यादा मार्जिन में मेडिसिन खरीदनी पड़ती है। और यही आयरनी है, मिडिल क्लास अपनी सैलरी का लगभग 50 से 60% मेडिसिन के पीछे खर्च करता है। यानी कि आउट ऑफ पॉकेट जो खर्चा होता है वो लगभग 50 से 55 या किसी किसी केस में 60% तक होता है। मतलब आधे से ज्यादा लोगों की जो सैलरी है वो ट्रीटमेंट में निकल जाती है। अब मान लेते हैं कैंसर की दवाई अमेरिका में जिसकी प्राइस कुछ 8 या 9 लाख रुपए है, वो इंडिया में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए में आ जाता है। सस्ता लग रहा होगा, लेकिन 1.5 से 2 लाख रुपए एक दवाई के पीछे भारत में से कितने लोग हैं जो खर्च कर सकते हैं बिना सोचे? कितने लोग? बहुत लोगों के पास अभी भी ये 1.5-2 लाख रुपए की दवाइयां इनएक्सेसिबल हैं। एक और धमाकेदार चीज मैं आपको बताता हूं, इंडिया में ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो लगभग 5 से 20 रुपए के अंदर हो जाता है। 5 से 20 रुपए के अंदर कई मेडिसिन ऐसी हैं जिसको बनाने का खर्चा पड़ता है 5 से 20 रुपए के आसपास भारत में, लेकिन उसको बेचा जाता है लगभग 200 से 300 रुपए के बीच में। यानी कि ये जो हजार परसेंटेज का जो मार्जिन है क्यों है, और हम चुपचाप इसको क्यों हजम कर लेते हैं? सोचो अगर ये पेट्रोल जो है 1000 रुपए के मार्जिन से बढ़ने लगे तो देश तो पूरा जल जाएगा, लोग जला देंगे। लेकिन इस केस में हम चुप रहना प्रेफर करते हैं और सरकार को, इस सिस्टम को छूट मिलती है हमारे ऊपर इस तरीके का शोषण करने में। दोस्तों, ये कोई कॉन्स्पिरेसी वीडियो नहीं है। कुछ चीजें मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ये कोई कॉन्स्पिरेसी वीडियो नहीं है। और इस कंटेंट में या इस फिल्म में फार्मा कंपनीज को हमारा विलन बनाने का कोई इरादा नहीं है। हम सिर्फ बता रहे हैं कि यहाँ पे हमारे देश में कैपिटलिज्म का एक नया वर्जन किस तरीके से हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है। हम यहाँ बताने आए हैं कि सिस्टम्स में कुछ लूप होल्स हैं और जहाँ लूप होल्स होता है वहाँ एक्सप्लॉइटेशन होती है। दोस्तों, आप समझते हैं कि ये जो मेडिसिन की जो प्राइसेस हैं, ये प्राइसेस कैसे डिसाइड होती है?
फर्ज करते हैं कि एक कंपनी है, मेडिसिन कंपनी है, एक फार्मा कंपनी है, उन्होंने एक मेडिसिन बनाई, तो स्वाभाविक सी बात है उन्होंने उस मेडिसिन के ऊपर उन्होंने रिसर्च करा होगा, उस पर पैसे खर्च करे होंगे, और जाहिर सी बात है जो पैसे वो खर्च कर रहे हैं वो उसको रिकवर भी करना चाहेंगे, क्योंकि उसी पैसे को वो दोबारा से टेस्टिंग और अदर इनोवेशंस उस पर काम करना चाहेंगे। तो जैसे उन्होंने एक इनोवेशन के बेसिस पे, रिसर्च के बेसिस पे उन्होंने एक दवाई बनाई, तो उस दवाई के ऊपर उन्होंने एक पेटेंट उनको चाहिए होता है। तो जब वो पेटेंट ले लेते हैं तो 20 साल के लिए, अगले 20 साल के लिए उस दवाई के प्रोसेस और उस दवाई के मैन्युफैक्चरिंग पेटेंट उनको मिल जाता है। यानी कि प्रोडक्ट पेटेंट और प्रोसेस पेटेंट दोनों उस कंपनी के पास होता है। इससे होता यह है कि पूरी की पूरी मेडिसिन के ऊपर उनकी मोनोपोली आ जाती है। उस मेडिसिन के ऊपर केवल और केवल उस कंपनी का मोनोपोली होता है। तो उसकी प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे वो कंपनी डिसाइड करती है, और दूसरा कोई कंपनी उस मेडिसिन को बना भी नहीं पाती, क्योंकि उनकी मोनोपोली है अगले 20 साल। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसके ऊपर सरकार एक प्राइस कैप लगाती है, जिसको सरकार एसेंशियल मेडिसिन के नाम से कहती है। लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो इस कैप के बाहर है, यानी कि इसके ऊपर कंपनियां चाहे तो कोई भी प्राइस लगा सकते हैं। अब मान लेते हैं कि कोई लाइफ सेविंग ड्रग है, तो जाहिर सी बात है जब किसी व्यक्ति को उसकी जरूरत पड़ेगी तो उस समय वो उस प्राइस को जैसे तैसे वो उसको पे करने की कोशिश करेगा, उस मेडिसिन को हासिल करने की कोशिश करेगा, वो बार्गेन नहीं कर रहा होगा उस समय। तो डॉक्टर्स तो लिख देते हैं एक पर्टिकुलर ब्रांड की दवाई, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स भी मिलती है। लेकिन उस मुद्दे पे हम नहीं जा रहे। हमारा मुद्दा ये है कि ये सिस्टम जो है वो इंसेंटिव ड्रिवन क्यों है, और क्योंकि ये इंसेंटिव ड्रिवन है इसीलिए कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो इंसेंटिव्स की तरफ टिल्ट होकर अपने प्रिस्क्रिप्शन में कुछ ब्रांडेड दवाइयां लिखते हैं, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी। तो दोस्तों अब सवाल ये है कि ये जितनी सारी प्राइसिंग की जो फॉर्मूलाज चल रहे हैं फार्मा कंपनीज को लेकर के, तो जब ये मेडिसिन बनाते हैं तो फार्मा कंपनी रिसर्च पे पैसे लगाती है, और जाहिर सी बात है वो अपनी कंपनी की सिक्योरिटी चाहेंगे, वो अपनी इनोवेशंस को सिक्योर करना चाहेंगे। लेकिन क्या ये सब प्राइसेस सिक्योरिटी को दिमाग में रख के हो रहा है, या ये हमारे ऊपर एक कंट्रोल करने का एक नया तरीका है? मानते हैं कि कंपनियां जो हैं वो इनिशियल कॉस्ट बियर करती है, वो रिस्क लेती है, वो सारे के सारे पैसे लगाती है ताकि वो इनोवेशन कर सके और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसे खर्च करके नए और इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो है ह्यूमैनिटी के लिए बना सके। और उन चीजों को फुलफिल करने के लिए, उनकी जो पैसे की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने के लिए उनको प्रॉफिट मार्जिन चाहिए होता है। लेकिन सवाल ये है कि प्रॉफिट किसका और कितना? क्या प्रॉफिट कंपनी की मैनेजमेंट का या इनोवेशन का? और ये फैसला, ये देखना सरकार का काम है, ये समझना सिस्टम का काम जरूर है। तो प्रॉब्लम इनोवेशन में नहीं है, प्रॉब्लम प्राइसिंग के है, प्राइसिंग के इस डिजाइन के ऊपर, और सरकार की या सिस्टम की इग्नोरेंस या नॉनशालेंस पे। दोस्तों एक इमोशनल स्टोरी को समझते हैं। मान लेते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली है, उसमें माँ पापा जो हैं वो कोई गवर्नमेंट में नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी, उनके बेटे जो हैं वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, कहानी बना रहे हैं, और मान लेते हैं अनफॉर्चुनेटली उनकी माता जी को एक रेयर डिजीज हो जाती है, डायग्नोज होती है। आप डॉक्टर बुलाते हैं और डॉक्टर एक ऐसी ऐसी दवाइयाँ और ऐसी ऐसी ब्रांड्स की दवाइयाँ देते हैं जिसकी कीमत लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए है। तो आप पूछेंगे कि कहाँ से ये पैसे वो मिडिल क्लास की फैमिली वो जुगाड़ करेगी? डॉक्टर पूछते हैं आपसे कि आपके पास इंश्योरेंस नहीं है क्या? अच्छा, अगर इंश्योरेंस है तो शायद ये रेयर डिजीज की कैटेगरी में आता है, शायद ये कवर नहीं कर रही है। चलिए कोई बात नहीं, 2-3 महीने की जो सेविंग्स है आप उसको खर्च कर दीजिए, नहीं हो सकता है तो घर बेच दीजिए या तो घर गिरवी करवा दीजिए, कुछ नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन में क्राउड फंडिंग करवा लीजिए, कितने सारे ऑप्शन। और तब पता चलता है कि जब वही इंजेक्शन दूसरे देशों में 1/5 प्राइस में मिल रही हो, तब इस दर्द का एहसास होता है उस मिडिल क्लास, उस परिवार को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हम और आप उस पर्टिकुलर मेडिसिन को उस कंट्री से इंपोर्ट करवा सकते हैं? बिल्कुल नहीं करवा सकते। हजारों तरीके के रेस्ट्रिक्शंस हैं, इंपोर्ट लॉज है, टैक्सेस हैं, लाइसेंसिंग बैरियर्स हैं, और ये सिस्टम्स ने इन सब बैरियर्स को क्रिएट कर रखा है। हम चाहकर भी वहां से इंडिविजुअल लेवल पर, प्राइवेट लेवल पर मेडिसिन इंपोर्ट नहीं करवा सकते। तो सिस्टम ने ये गेट्स बंद करके रखे हुए हैं, और तरीका वही है कि कंपनियों से खरीदो और उतने ज्यादा प्राइसेस देकर खरीदो। तो अब सवाल ये नहीं है कि कंपनियां गलत कर रही हैं, सवाल ये है कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो हमारे देश में एक लग्जरी क्यों बनती जा रही है। दोस्तों थोड़ा बाहर देखते हैं, थोड़ा बाहर किसी दूसरे मुल्क में देखते हैं। अमेरिका में दोस्तों प्राइसेस जो हैं मेडिसिन की वो बहुत हाई होती है, बहुत हाई। वजह यह है कि जो मेडिसिन कंपनियां हैं वो डायरेक्टली कंज्यूमर से डील करती हैं, बीच में कोई लेवल्स ऑफ मिडिल पर्सन नहीं है। तो वो डायरेक्टली एड्स करती हैं और जिसको जब जरूरत पड़ती है वहां से पैसे उठाता है, और पूरा का पूरा मार्केट इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड है। दूसरी तरफ आप यूरोप की कंट्रीज को देख लीजिए, यूरोप में सरकार का पूरा कंट्रोल रहता है, यानी कि सरकार डायरेक्टली नेगोशिएट करती है फार्मा कंपनी से, और इसलिए वहां की प्राइसेस रिलेटिवली यूएस से काफी कम है, यानी कि सेंट्रल लेवल पर बार्गेनिंग हो रही है। तो रिजल्ट ये होता है कि सेम ड्रग यूएस में ज्यादा पैसों में बिकता है, ज्यादा कॉस्टली बिकता है, जबकि यूरोप में काफी सस्ता बिकता है। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में दोस्तों एक हाइब्रिड मॉडल है।
यहाँ पे कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिस पे सरकार नेगोशिएट करती है, सरकार इसके ऊपर नेगोशिएट करके उनकी प्राइसेस को कंट्रोल में रखती है, जिसको सरकार इसेंशियल ड्रग्स के नाम से बोलती है। और दूसरी तरफ कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिसके ऊपर सरकार का पूरा छूट है, सरकार बिल्कुल भी नेगोशिएट नहीं करती और उनकी मेडिसिन की जो प्राइसेस है वो बहुत हाई। अब दोस्तों एक बहुत ही अनकंफर्टेबल बात बताने लगा हूं, इस पूरे खेल में कुछ हद तक हम लोग भी जिम्मेदार हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और पूरी तरह से दिखाने के बाद जब वो मेडिसिन दे रहे होते हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं, क्या हमने कभी भी उनसे कहा है कि आप जो दवाइयां दे रहे हैं क्या इसका कोई जेनेरिक वर्जन है या नहीं? अधिकतर लोग नहीं कहते, अधिकतर लोग नहीं पूछते हैं। हमें पूछना चाहिए उनसे। बिना सोचे समझे जो भी वो लिख दे रहे हैं वो लेकर के हम पहुंच जाते हैं केमिस्ट की दुकान पे। जब केमिस्ट वाला उसको देखकर दवाइयां दे रहा होता है तो हम कई बार उससे भी नहीं पूछते हैं कॉम्पोजिशंस के बारे में, क्या इस सेम कॉम्पोजिशन में कोई दूसरा ब्रांड है, कोई जेनेरिक दवाइयां हैं, हम नहीं पूछते हैं। यानी कि हम जो है हेल्थ को लेकर एक ब्लाइंड ट्रस्ट के ऊपर चलते हैं। किसी ने लिख दिया, हम चुपचाप उसके ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ते जा रहे हैं, एकदम चुपचाप। याद रखिए, सिस्टम तब तक स्ट्रांग रहता है जब तक उससे सवाल ना पूछा जाए। इमेजिन करो कि कल को अगर पानी प्राइवेट हो जाए तो हो सकता है कोई कंपनी आएगी और वो कंपनी आके आपसे बोलेगी कि देखिए प्राइसेस जो हैं पानी का, अब हमने इस पे खर्च किया है, हमने बहुत सारा रिसर्च किया है और रिसर्च करने के बाद हमने बहुत पैसे इन्वेस्ट किए हैं, हमने पेटेंट ले लिया है, अब पानी जो है हम 1 लीटर 500 रुपए में बेचेंगे। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? सेम लॉजिक है, लेकिन यहाँ पे रिएक्शन लोगों का बदल जाएगा। यहाँ पे होगा ये कि लोग सड़कों पे उतर आएंगे। लेकिन जब मेडिसिन की बारी आती है हम चुपचाप पैसा दे देते हैं। शायद इसलिए दे देते हैं क्योंकि तकलीफ जब किसी को होती है ना, हेल्थ इश्यूज, तो वो बहुत प्राइवेट सी चीज होती है और प्राइवेट चीजों के लिए पब्लिक प्रोटेस्ट शायद नहीं होते, लेकिन होने चाहिए, क्योंकि मुद्दा प्राइसिंग का है, किसी एक इंडिविजुअल की तकलीफ की बात नहीं हो रही है यहाँ। क्योंकि पेन प्राइवेट होता है, दर्द प्राइवेट होता है, प्राइवेट लेवल पे हो रहा होता है, तो हम चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं। शायद यही साइकोलॉजी और यही चीज हमें ले डूब रही है। दोस्तों सिस्टम को समझो, फार्मा कंपनीज का जो गेम है वो सिर्फ प्राइसिंग का गेम नहीं है, ये गेम पावर का है, ये गेम इंफॉर्मेशन का है, ये गेम पेटेंट की पावर का है। और जिस बंदे के पास ये सारी पावर्स हैं वो हमारे और आपके चॉइसेस को कंट्रोल कर रहा है। हम क्या सोच रहे हैं, क्या लेने वाले हैं, उन सबको वो कंट्रोल कर रहा है। डॉक्टर चूज करते हैं, कंपनियां प्राइसेस डिसाइड करती हैं और पेशेंट्स उसको पे करते हैं। अभी ये सिस्टम चल रहा है, हमने सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर कल से हर पेशेंट डॉक्टर से पूछे, उनको बोले कि जेनेरिक दवाइयां दो, जेनेरिक दवाइयां ही प्रेस्क्राइब कीजिए, तो मार्केट में बहुत बड़ा शिफ्ट आ सकता है। और ये काम हमें और आपको मिलकर करना है। अगर पॉलिसी को लेकर के ड्राइंग रूम के अंदर ही डिस्कशन करिएगा तो कहीं ना कहीं इन सब के लिए हम भी जिम्मेदार रहेंगे और वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे जेब से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा फालतू वेस्ट हो जाएगा और हम उसको चुपचाप बर्दाश्त करेंगे। सिस्टम कभी स्टैटिक नहीं होता, वो मूव करता है, चेंज करता है, और सिस्टम चेंज प्रेशर से होता है। दोस्तों याद रखिएगा, मेडिकल साइंस जो है वो तो एक प्रोडक्ट का काम कर सकता है, लेकिन उस प्रोडक्ट की जो प्राइसिंग है वो पॉलिटिक्स है। और जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तब तक ये जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वो इनविजिबल रहेगा, छुपा रहेगा और हमें बर्बाद करता रहेगा अंदर ही अंदर। तो आज का सवाल आप लोगों के लिए मेरा ये है कि क्या फार्मा कंपनीज के इनोवेशन के प्रोटेक्शन के लिए हमें हर वो चीज मान लेनी चाहिए? क्या पेशेंट्स को होस्टेज बना करके इनोवेशन को प्रमोट करना सस्टेनेबल है? कमेंट पे लिखिएगा जरूर कि ये सिक्योरिटी है या कंट्रोल। वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जो हेल्थ को सिर्फ हॉस्पिटल का बिल समझते हैं। याद रखिएगा, मेडिसिन महंगी तब होती हैं जब अनअवेयरनेस चरम सीमा पे होता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ।